फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जनरल एनास्थेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जनरल एनास्थेटिक्स में हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका कौन सा है, CNS, दूसरा PNS और तीसरा ANS, जिसमें CNS का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे 2 ऑर्गन्स आते हैं। पहला कौन सा है, ब्रेन है, और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और इससे इसी लाइन से हमको पता चल जाता है कि हमको किसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब मैंने क्या बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स आते हैं। आपका कौन कौन सा, पहला है आपका ब्रेन और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ड्रग कहाँ पे काम करेगा, पहला ब्रेन पे और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे ज़्यादातर मेजर फंक्शन में हेल्प करता है हमारी बॉडी के। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे जनरल एनास्थेटिक्स हमारे होते क्या हैं। तो देखिए, जनरल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, जितने भी मेजर ऑपरेशंस होते हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, या फिर जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई पथरी का ऑपरेशन कराया है, तो वहाँ सब जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं, बड़े ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे जनरल एनास्थेटिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, जनरल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं। जनरल एनास्थेटिक्स आर द ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। जनरल एनास्थेटिक्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। यानी कि इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, कि पेशेंट को बेहोश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि एक टाइम पे हमारा क्या होगा, पेशेंट बेहोश तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वो फिर से अपने पुराने स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। ऑल सेंसेशन का मतलब जैसे कि आपका हेयरिंग, यानी कि आसपास की चीज़ें आपको नहीं पता चलेगा, आप कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा। आपकी बॉडी को अगर कोई टच कर रहा है या फिर कोई कट कर रहा है, चीर फाड़ कर रहा है, तो आपको नहीं पता चलेगा, और आप बिल्कुल भी कॉन्शियस वहाँ पे नहीं रहेंगे। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि जनरल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि जितना भी सेंसेशन होता है बॉडी के या फिर आपके कॉन्शियसनेस को, उसको क्या करते हैं, रिवर्सिबली ख़त्म कर देते हैं। यानी कि कुछ टाइम के लिए तो आपको वो नहीं फील होगा, जैसे आपको कोई भी पेन नहीं फील होगा, लेकिन जब जैसे जैसे उसका असर ख़त्म होता जाएगा, आपको फिर से आप क्या होंगे, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। आपको पेन भी फील होगा, आप अपने कॉन्शियसनेस में भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर नीचे देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है पॉइंट। इसमें होता क्या क्या है, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, जैसे कि आपको पेन ज़रा सा भी फील नहीं होगा। और दूसरा स्लीप एंड एमनेसिया, दूसरा क्या होगा आपके साथ, कि आप पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाएंगे, यानी कि एक तरह की आप नींद में चले जाएंगे। और क्या होगा आपके साथ, एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक है, एमनेसिया का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। फिर
नेक्स्ट है आपका इमोबिलिटी एंड मसल्स रिलैक्सेशन। आपके मसल्स क्या होंगे, आपकी बॉडी क्या होगी, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी और उसमें इमोबिलिटी होगा, यानी कि वो हिलेगा डुलेगा नहीं। जब आप पूरी तरह से बेहोश रहेंगे तो आपका वैसे भी बॉडी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने समझ लिया कि जनरल एनास्थेटिक्स होता क्या है। जनरल एनास्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके सारे सेंसेशन को, आपके कॉन्शियसनेस को रिवर्सिबली ख़त्म कर देता है, यानी कि आप कुछ टाइम तक तो उस सेंसेशन को नहीं फील करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सारे सेंसेशन को फिर से फील करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन हम जब देखेंगे तो यहाँ पे जनरल एनास्थेटिक्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो इसको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि हम कौन से रूट से ड्रग को, यानी कि अपने जनरल एनास्थेटिक्स को पेशेंट के अंदर, यानी कि पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम जनरल एनास्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन को। जनरल एनास्थेटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इनहेलेशनल और दूसरा है इंट्रावेनस। इनहेलेशनल का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी एनास्थेटिक, यानी कि कोई भी ड्रग जब नाक नाक के हेल्प से, नोज़ के हेल्प से हम उसको क्या करें, इनहेल कराएं, यानी कि जब कोई भी एनास्थेटिक हम क्या करें, नाक से किसी भी पेशेंट को दें, तो वो क्या हो गया, इनहेलेशनल एनास्थेटिक हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका इंट्रावेनस। इंट्रावेनस यानी कि आपका जब हम किसी पेशेंट को जनरल एनास्थेटिक्स आईवी रूट से दें, तो वो आपका क्या हो गया, इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स। ठीक है। फिर आगे देखते हैं इनको। सबसे पहले हम देखेंगे इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स को दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका गैसियस और दूसरा है वोलाटाइल लिक्विड। गैसियस में है पहला आपका नाइट्रस ऑक्साइड और वोलाटाइल लिक्विड में है आपका हैलोथेन, डेसफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सेफ्लूरेन और एनफ्लूरेन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं नॉर्मल ट्रिक की हेल्प से। आप यहाँ पे इसको एक ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। डैश मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डैश ईशो सेव 7। यहाँ पे आपका देखिए ट्रिकी वे में आप इसको लर्न कर सकते हैं। डेस का मतलब आपका हो गया डेसफ्लूरेन, आइसो का मतलब हो गया आइसोफ्लूरेन और सेव का मतलब हो गया सेफ्लूरेन और एन का मतलब हो गया एनफ्लूरेन। ओके, ठीक है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं डेस ईशो 7 से। ठीक है। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, हमने इनहेलेशनल को देख ही लिया क्लासीफाई करके। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आपका इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स। इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका बेंजोडाइजिपिन्स, दूसरा है इंड्यूसिंग एजेंट और तीसरा है डिसोसिएटिव एनास्थीसिया और फोर्थ है आपका न्यूरोलेप्ट एनाल्जीसिया। न्यूरोलेप्ट एनाल्जीसिया न्यूरोलेप्ट एनाल्जीसिया को हम सिंपली कह सकते हैं ओपियाइड 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 एनाल्जीसिया। ओके, ओपियाइड एनाल्जीसिया। फिर आगे हम देखेंगे
पहला है आपका बेंजोडाइजिपिन्स। बेंजोडाइजिपिन्स में 3 ड्रग्स हैं आपके, 3 एनास्थेटिक्स हैं। पहला है डाइजिपिन, दूसरा है लोराज़ेपाम और थर्ड है मिडाज़ोलाम। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इंड्यूसिंग एजेंट्स में क्या है। इंड्यूसिंग एजेंट्स में पहला है आपका मेथोहेक्सिटोन और दूसरा है थायोपेंटोन और थर्ड है आपका प्रोपोफॉल। इसको आप नॉर्मली सिंपल वे में याद कर सकते हैं, MTP, MTP। M से आपका हो गया मेथोहेक्सिटोन और T से हो गया आपका थायोपेंटोन और P से हो गया प्रोपोफॉल। ठीक है, MTP से आप इसको लर्न कर सकते हैं। MTP क्या है? MTP आप यहाँ इसको याद कर सकते हैं, MTP एक्ट आपने पढ़ा होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, थर्ड है आपका डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। डिसोसिएटिव एनास्थीसिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका यहाँ पे एक ड्रग है कीटामाइन। कीटामाइन को यहाँ पे डिसोसिएटिव एनास्थीसिया कहा गया है। डिसोसिएटिव एनास्थीसिया का मतलब होता है कि जब आप इसको इस एनास्थेटिक्स को इस एनास्थेटिक को पेशेंट को देंगे, तब पेशेंट को क्या होगा कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग से पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको डिसोसिएटिव एनास्थीसिया कहा गया है। फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ ओपियाइड एनाल्जेसिया या फिर न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया भी उसको कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल है फेंटानिल। ओके, यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लगभग ज़्यादातर जब भी एग्ज़ाम होता है तभी ये पूछा गया है। जनरल एनास्थीसिया को पूरी तरह से उसको डिफ़ाइन करने के लिए और उसके स्टेजेस लिखने के लिए उसका क्लासिफिकेशन भी पूरा का पूरा इसको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया। देखिए, जनरल एनास्थीसिया का स्टेजेस इस तरह से बताया गया है, इसको ज़्यादा आप हार्डली मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल वे सा बताया गया है कि जब हम एनास्थीसिया किसी भी पेशेंट को देते हैं, यानी कि जब हम किसी पेशेंट को बेहोश करते हैं कोई भी मेजर ऑपरेशन करने के लिए, तो वो किस दौर से यानी कि किस स्टेज से गुजरता है, उसके साथ क्या क्या होता है, या फिर उसको हम फिजिकली जो भी ऑब्जर्व करते हैं, उसी स्टेजेस को यहाँ पे जनरल एनास्थीसिया देने के बाद जो जिस स्टेज से वो गुजरता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, आप इसको ज़्यादा हार्ड मत लीजिएगा कि जनरल एनास्थीसिया का स्टेज हमको समझ में नहीं आया। ये सिंपल सा एक जितना भी एक पेशेंट के साथ होता है, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन कौन से स्टेज से वो गुजरता है एनास्थीसिया देने के बाद, चाहे वो आप इन्हेलेशनल रूट से दें या फिर आईवी रूट से दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला हमारा स्टेज है जनरल एनास्थीसिया का स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, और दूसरा है स्टेज ऑफ डिलीरियम एंड एक्साइटमेंट। फिर थर्ड स्टेज है आपका स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थीसिया स्टेज, और उसके बाद फिर फोर्थ है आपका स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। फिर आगे हम देखेंगे स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया का मतलब क्या होता है कि जब हम पेशेंट को कोई भी एनास्थेटिक्स देते हैं, तो सबसे पहले स्टेज से वो जो गुजरता है वो है कि इस स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में उसको सारा पेन का सेंसेशन क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। पेन क्या होगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक एनाल्जेसिक की तरह काम करता है वो। फिर ज़्यादातर इस स्टेज में हम क्या होता है, जो भी छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं उसको हम यहाँ पे करते हैं फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, स्टेज ऑफ डिलीरियम एंड एक्साइटमेंट। इसका क्या मतलब है कि इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट बहुत ही एक्साइट हो जाता है। पेशेंट क्या होता है, बहुत ही एक्साइटमेंट में आ जाता है,
उसके बॉडी का मसल टोन इंक्रीज हो जाता है, मतलब यानी कि पूरी तरह से उसके मसल्स क्या होंगे, टाइट हो जाएंगे। जैसे कोई बॉडी बिल्डर जब जिम करता है तो उसकी क्या होती है, मसल्स पूरी तरह से टाइट हो जाती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का मसल्स पूरी तरीके से यहाँ पे टाइट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। फिर थर्ड है आपका थर्ड स्टेज है आपका स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थीसिया। इसको स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थीसिया क्यों क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सारी सर्जरीज होती हैं, यानी कि जो भी मेज ऑपरेशंस होते हैं, इसी स्टेज में किया जाता है। ठीक है, जब पेशेंट थर्ड स्टेज में पहुँच जाता है तब क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने ऑपरेशन को कैरी करते हैं। ओके, फिर लास्ट स्टेज है आपका मेडुलरी पैरालिसिस। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम एनास्थीसिया, यानी कि जो भी एनास्थीसिया हमने पेशेंट को दिया है उसको बेहोश करने के लिए या फिर अपने ऑपरेशन को कैरी करने के लिए, तो जब भी वो ओवरडोज हो जाता है तब उस कंडीशन में ये फोर्थ स्टेज आती है। ठीक है, वैसे ये यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि पेशेंट इस स्टेज से गुजरता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि पेशेंट को थर्ड स्टेज तक ही रहना चाहिए और फोर्थ स्टेज में वो नहीं जाना चाहिए। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस का मतलब, मेडुलरी पैरालिसिस का मतलब कि आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है मेडुला ओब्लांगाटा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगाटा, वो क्या होता है यहाँ पे पैरालाइज हो जाता है। और वही मेडुला ओब्लांगाटा क्या करता है, आपके बॉडी के रिफ्लक्स एक्शन को कवर करता है। यानी कि जैसे आप जब ब्रीथिंग करते हैं तो ये रिस्पायरेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, जब यही पैरालाइज हो जाएगा आपका मेडुला ओब्लांगाटा तो आपके जो लंग्स है वहाँ पे रिस्पायरेशन नहीं होगा। और जब रिस्पायरेशन नहीं होगा, रिस्पायरेशन का मतलब आपको पता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही नहीं होंगी तो पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सिंपल सी बात है तब पेशेंट क्या होगा, डाई कर जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम अ, सारे स्टेजेस को अलग अलग से पढ़ेंगे। आगे देखिए, तो पहला स्टेज हमने क्या देखा था, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया ये कब स्टार्ट होता है, जैसे ही हम पेशेंट को एनास्थीसिया देते हैं, यानी कि चाहे वो हम उसको इनहेल कराए हों, चाहे नाक से दिए हों या फिर क्या किए हों, उसको आईवी रूट से दिए हों, ठीक है, इंट्रावेनसली दिए हों। तो ये स्टेज कब स्टार्ट होता है, जैसे हम पेशेंट को जनरल एनास्थेटिक देते हैं तब से लेकर टू लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, फ्रॉम बिगनिंग टू लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस। यानी कि हमारे जनरल एनास्थेटिक देने से लेकर उसके कॉन्सियसनेस के लॉस को, यानी कि उसके बेहोश होने तक के ये स्टेज रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, यानी कि पेन पूरी तरह से लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पेशेंट रिमेन कॉन्सियस, एमनेसिया डेवलप। पेशेंट क्या होता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सियस तो नहीं रहता है, लेकिन अ, फिर भी वो क्या होता है, उसके अंदर एमनेसिया डेवलप हो जाता है। वो सारी चीज़ें क्या करता है, भूल जाता है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उसकी मेमोरी क्या होगी, लॉस हो जाएगी कुछ समय के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ डेलीरियम एंड एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ डेलीरियम में क्या होता है, ये स्टेज का कब से कब तक रहता है, स्टेज ऑफ डेलीरियम में फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस टू रेगुलर रेस्पायरेशन। यहाँ पे ये स्टेज कब से कब तक रहता है, कॉन्सियसनेस के लॉस होने से उसके बाद से कब तक रहता है ये, रेगुलर रिस्पायरेशन, यानी कि जब आपकी रिस्पायरेशन क्या हो, रेगुलर हो जाए तब तक ये स्टेज रहता है। फिर इस स्टेज में होता क्या क्या है, पहला क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि पेशेंट पूरी तरह से एक्साइट हो जाएगा, वो एक्साइटमेंट में आ जाएगा, उसकी मसल टोन इंक्रीज़ हो जाएंगी, बॉडी की मसल टोन, यानी कि अपने हाथ पैर को वो क्या करेगा, पूरी तरह से टाइट कर लेगा,
बहुत एक्साइट हो जाएगा, मसल टोन उसकी इंक्रीज़ हो जाएंगी और उस पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है। और इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन यानी कि पेशेंट को पेशाब भी हो सकती है और उसका क्या होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज कर सकता है और हार्ट रेट और बीपी दोनों इंक्रीज हो सकता है। फिर ये दो स्टेज आपको समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड स्टेज पे हम आएंगे। हमने क्या देखा, पहले स्टेज में क्या हुआ कि हमने पेशेंट को जनरल एनास्थीसिया दिया और वो क्या हुआ, बेहोश हो गया। और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, पहला तो वो सारा पेन का सेंसेशन लॉस हो गया, यानी कि पेन अब उसको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। और पेशेंट हल्का सा कॉन्शियस है, लेकिन उसमें क्या होगा, एमनेशिया डेवलप हो जाएगा, यानी कि वो सारी चीज़ें उसकी शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी क्या होंगी, लॉस हो जाएंगी पूरी तरीके से। ठीक है, वो कोई भी बात याद नहीं रखेगा। फिर नेक्स्ट सेकेंड स्टेज में हमने देखा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू रेगुलर रिस्पायरेशन, कि जब पेशेंट बेहोश हो जाता है उसके बाद से जब उसकी रेस्पायरेशन क्या हो, रेगुलर हो जाए, मतलब नॉर्मली वो चलती रहे रेस्पायरेशन। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, पेशेंट पूरी तरह से एक्साइट हो जाता है, उसका मसल टोन इंक्रीज हो जाता है, उसको वोमिटिंग हो सकती है, मिक्चुरेशन हो सकता है इनवॉलंटरी, यानी कि बिना इच्छा के वो पेशाब कर सकता है और उसका हार्ट रेट और बीपी राइज कर सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड आपका क्या है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनास्थीसिया। यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर्जिकल एनास्थीसिया के स्टेज को 4 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं कि इन 4 प्लेन्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेन है, यानी कि जिस प्लेन के अंदर फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन और फोर्थ प्लेन, इन चारों प्लेन में से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है 3 प्लेन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसी प्लेन के अंदर क्या होना चाहिए, आपका जितना भी सर्जरी या फिर कोई भी ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही चौथा प्लेन स्टार्ट होगा तब पेशेंट का फोर्थ स्टेज में जाने की कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे मेडुलरी पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो भी मेजर ऑपरेशन है वो 3 स्टेज यानी कि तीसरे प्लेन तक ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर थर्ड स्टेज में हम देखेंगे, दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ 4 प्लेन। इस स्टेज में 4 प्लेन, इस स्टेज को 4 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 और प्लेन 4। देखिए प्लेन 1 में क्या होता है, रोविंग आई बॉल्स। रोविंग आई बॉल्स यानी कि उसकी पेशेंट की आंखें क्या होंगी, एक तरह से इधर उधर घूमने लगेंगी, पेशेंट की आई बॉल्स इधर उधर घूमने लगेंगी। और ये प्लेन ख़त्म कब होता है, दिस प्लेन इंड्स व्हेन आई बॉल बिकम फिक्स्ड। और ये प्लेन तब ख़त्म होता है जब पेशेंट की आई बॉल क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, जो इधर उधर घूम रही थी वो फिक्स्ड हो जाए। थर्ड स्टेज हम कैसे पता करेंगे कि पेशेंट थर्ड स्टेज में पहुंच गया है, कि जब उसकी आई बॉल्स यानी कि आँखों को हम देखेंगे, जब उसकी आई बॉल्स इधर उधर घूमने लगे तब हम समझ जाएंगे कि पेशेंट थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। ठीक है, और थर्ड स्टेज के प्लेन 1 में पहुंच चुका है। फिर ये ख़त्म कब होता है, कि जब पेशेंट की आई बॉल क्या हो, वो फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेन 2। प्लेन 2 में क्या होता है, लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड फेरेंजियल रेफ्लेक्सेस। इसमें क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं नॉर्मल जो भी पर्सन है, उसके आँखों के पास जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो फटाक से उसकी आईलिड क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है, लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड फेरेंजियल रिफ्लेक्स। यहाँ पे जब हम पेशेंट की आँखों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे या फिर मान लो कोई
निडल टाइप का ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो उसकी आँखों में हमें कोई भी रिएक्शन नहीं दिखेंगी, ठीक है, यानी कि उसकी आईलिड क्लोज नहीं होंगी, वो नॉर्मली वैसे ही उसकी आंखें रहेंगी, ठीक है। और फेरेंजियल रिफ्लेक्स भी उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। फेरेंजियल रिफ्लेक्स का मतलब कि जब हम उसके फेरिंज में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे यानी कि मुंह से, तो वो उसको वोमिटिंग भी फील नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेन थर्ड। प्लेन थर्ड में क्या होता है, प्यूपिल स्टार्ट डायलेटिंग एंड लाइट लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा प्लेन थर्ड में कि पेशेंट की प्यूपिल क्या होंगी, डायलेट कर जाएंगी, आँखों की जो प्यूपिल्स है वो क्या होंगी, डायलेट कर जाएंगी यानी कि फैल जाएंगी, और लाइट रिफ्लेक्स क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। यानी कि जब हम उसकी आंखों पे टॉर्च जलाएंगे तो उसको उसकी आंखों पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसमें वो कोई भी रिएक्शन पेशेंट नहीं देगा, ठीक है। और फिर लास्ट प्लेन फोर हम देखेंगे। प्लेन फोर में क्या होता है, इंटरकोस्टल पैरालिसिस डायलेटेड प्यूपिल। प्लेन फोर में क्या होता है, इंटरकोस्टल रीजन पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है और प्यूपिल क्या होंगी, पूरी तरह से डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। इससे हमको पता चल सकता है जब पूरी पेशेंट की प्यूपिल पूरी तरीके से डायलेट हो जाएंगी तब हमको क्या पता चल जाएगा कि पेशेंट क्या है, स्टेज थर्ड के प्लेन फोर में पहुंच चुका है। और ये कंडीशन पेशेंट के लिए बहुत ही डेंजरस होती है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि जस्ट इसके बाद आपका फोर्थ स्टेज स्टार्ट होता है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट 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 का क्या होगा, इस स्टेज का क्या नाम है, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो ब्रेन का एक पार्ट है, क्या है वो, मेडुला ओब्लांगाटा, वो क्या होगा, पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा। मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ, मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है। मेडुला ओब्लांगाटा क्या होगा, पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा। और हमको पता है कि ये बॉडी के ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन को कवर करता है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है। जब ये पैरालाइज हो जाएगा तो हमारे जो लंग्स में रिस्पायरेशन चल रहा है वो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। और पेशेंट क्या क्या हो जाएगा इस स्टेज में, बीपी उसका पूरी तरीके से फॉल हो जाएगा, हार्ट रेट क्या होगा उसका पूरी तरीके से फॉल हो जाएगा यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और इन सब चीज़ों से क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, हार्ट रेट पूरी तरीके से डाउन हो गया, तो पेशेंट क्या होगा, डाई कर जाएगा यानी कि डेड कर जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, हम देखेंगे यहाँ पे, इन दिस स्टेज मिडुला ओब्लांगाटा गेट्स पैरालाइज्ड विच लीड्स टू डेथ। इस स्टेज में क्या होता है कि ब्रेन का पार्ट जो कि मिडुला ओब्लांगाटा होता है वो क्या होगा, पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा और पेशेंट का क्या होगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोड ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स। जनरल एनास्थेटिक्स के हम मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। आपका जनरल एनास्थेटिक्स कैसे काम करता है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात, और आप जितना भी यहाँ पे मैंने टॉपिक कवर किया है उसका आप पीडीएफ नोट्स आप पा सकते हैं हमारे डिप्लोमा वाला इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। आप वहाँ पे
हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और हम आपको वहाँ पे जितना भी यहाँ पे टॉपिक कवर किया गया है उसका नोट्स पर्सनली आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जय हिंद।